नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने नेसेसरी कंडीशन से हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको एक्सिलरी इक्वेशन से कैसे हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। होमोजेनियस मेथड से कैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं वो भी बता दिया था। आज हम देखेंगे कि जनरल मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो जनरल मेथड क्या होता है और इससे हम इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि आप नेसेसरी कंडीशन, पहले कोई भी आपको एग्जाम में इक्वेशन दे रखी होगी उससे आपको पी क्यू और आर के मान निकालने। पी क्यू और आर के मान निकले, इसके बाद आपको क्या करना है, उसको नेसेसरी कंडीशन में रखना है। वैल्यू को पी क्यू और आर के भी वैल्यू रखनी है और उसका डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू को नेसेसरी कंडीशन में पुट करना है। फिर हमें नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें देखना है। तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होगी, जब इक्वल में जीरो आ जाए, नेसेसरी कंडीशन में इक्वल में जीरो आ जाए तब तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यदि जीरो नहीं आए तब नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जब नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब कि हम क्या करते थे कि जो हमें कंडीशन नेसेसरी कंडीशन में वैल्यू रखेंगे तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी अंत में उसके इक्वल हम आई को मान लेते थे। आई के इक्वल मान के हम इसको डी आई, इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे। डिफ्रेंशिएशन करके हम क्या करते थे, उसको डिफ्रेंशिएशन करके, देखो मैं ये सब कुछ तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, इसका मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन के बारे में, वैल्यू नेसेसरी कंडीशन में वैल्यू रख के कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैंने पढ़ा दिया। होमोजेनियस मेथड से कैसे सोल्व करते हैं ये भी मैंने बता दिया, और एक्सिलरी मेथड से हम कैसे सोल्व करते हैं वो भी बता दिया। तो कॉमन तौर पे हमने आज तक क्या देखा, हमने आज तक ये देखा कि पी क्यू और आर के मान निकालने हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो पहले वाली क्लासें देखे, फिर इस क्लास को देखे, तब आपको तो सब कुछ समझ में आएगा। यदि आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी और आप डायरेक्ट इस क्लास पे आते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, रेगुलर रूप से क्लासों को देखना है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि आप क्लासों को देखते हो तो ध्यानपूर्वक देखा करें, क्लास को आगे पीछे ऐसे करके मत देखो, क्योंकि आगे बढ़ा के देखोगे तो आपको हो सके आगे कोई और मेथड चेंज होता हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज तक हमने क्या देखा, तो पी क्यू और आर के मान निकालने हैं। पी क्यू और आर के मान निकाल के नेसेसरी कंडीशन में रखने हैं। नेसेसरी कंडीशन में रखोगे तो नेसेसरी कंडीशन होती क्या है, तो ये नेसेसरी कंडीशन होती है पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। अब इसमें मान रख के पी क्यू और आर के मान निकालना है, फिर क्यू का जेड के सापेक्ष, आर का वाई के सापेक्ष, और आर का एक्स के सापेक्ष और पी का जेड के सापेक्ष, और पी का वाई के सापेक्ष और क्यू का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करके इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप कर ली, इसके बाद हमें क्या, इक्वल में जीरो लाना है। तो इक्वल में जीरो कब आएगा, जब ये सभी कंडीशन जीरो हो जाएगी तब तो इक्वल में जीरो आएगा, और कंडीशन जीरो नहीं होगी तब हम क्या करेंगे। तब मैंने आपको दो केस बताए थे, वो केस क्या थे, तो वो केस थे कि इक्वल में जीरो नहीं आए तब आपको इसको लेट करना है। तो क्या लेट करोगे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेट करोगे। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेट किया तो उसका क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल के फिर आपको जो गिवन कंडीशन दे रखी है, जो गिवन कंडीशन दे रखी होगी उसमें जो आपने मानी है उस कंडीशन का भाग देना है। जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसमें जो आपने मानी है कंडीशन उसका भाग देना है। भाग दे के आप क्या करोगे, जो डी आई निकला, जो आपने आई माना था फिर उसका डी आई निकला था, तो डी आई और इसका आपको कंपेयर करवाना है। कंपेयर करवाओगे और फिर लास्ट में उसकी वैल्यू आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाओगे और फिर लास्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करके आपको वैल्यू निकल जाएगी। तो ये सब कुछ तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब आज हम देखेंगे जनरल मेथड का। अभी जो मैंने आपको जो रिवीजन करवाया वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम देखेंगे जनरल मेथड। जनरल मेथड में हम क्या करेंगे कि जनरल मेथड में आपको जेड को कांस्टेंट मानना है। जेड को कांस्टेंट मान के उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। उसका डिफ्रेंशिएशन, जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, और कांस्टेंट जीरो। तो आज की क्लास में हम ओनली फॉर जनरल मेथड देखेंगे। बाकी जो मैं आपको अभी रिवीजन करवा रहा था वो रिवीजन में जो पहले पढ़ा चुका हूँ इसका मैं रिवीजन करवा रहा था।
अब इसको जनरल मेथड में z को कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट माना, इसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन जो आएगा वो 0 के बराबर मान लेंगे। अब देखो ये इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, ये जनरल मेथड के बारे में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमें कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा होगा, फिर हमें इसको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है 3x² dx प्लस 3y² dy माइनस x³ प्लस y³ प्लस e⁻2z dz इक्वल टू 0। अब हमें इसको जनरल मेथड से सोल्व करना है। देखो आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, देखो एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है वो बता रहा हूँ। आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, अब आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इसको जनरल मेथड से सोल्व करो, तो आपको यहाँ पे जनरल मेथड लगा के ही इसको सोल्व करना है। यदि यहाँ पे पूछ लिया एक्सिलरी मेथड से इसको सोल्व करो, तो आपको एक्सिलरी मेथड से इसको सोल्व करना है इस इक्वेशन को। यदि आपको पूछ लिया कि इसको होमोजीनियस मेथड से इसको सोल्व करो, तो आपको यहाँ पे होमोजीनियस मेथड लगा के इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो मैंने आपको लगभग 4 से 5 मेथड है वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आप वो वाली क्लास से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक औपचारिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आज मैं क्या है कि जो पहले पढ़ा चुका वो मैं आज नहीं बताऊंगा, आज तो मैंने ओनली फॉर रिवीजन करवाया कि जो पहले मैं क्या क्या आगे पढ़ा चुका उसका मैंने रिवीजन करवाया। तो अब इसको साफ तौर पे बता रखा है कि इसको जनरल मेथड से सोल्व करो। तो जनरल मेथड से सोल्व करना है तो हमने इस इक्वेशन को तो इक्वेशन 1 मान लिया, इस जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको तो मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि सभी इक्वेशन में क्या करना है कि आपको एक तो ये कंडीशन याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वी नो डेट, हम क्या जानते हैं कि p dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल टू 0, तो ये हम जानते हैं। तो अब इक्वेशन 1 और इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया, तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से कंपेयर करवा लो। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं कि p की वैल्यू कौन सी है, ये p की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू कौन सी है, q की वैल्यू ये रही, और r की वैल्यू कौन सी है, r की वैल्यू ये रही। ये dx के साथ ये dx, dy के साथ dy और dz के साथ dz। तो dx के साथ dx है तो यहाँ पे p है, तो p की वैल्यू 3x², q की वैल्यू 3y² और r की वैल्यू -x³ प्लस y³ प्लस e⁻2z, ये r की वैल्यू है। तो ये वैल्यू मैंने p, q और r की वैल्यू यहाँ पे रख ली। अब हम क्या करेंगे आगे, p, q और r की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हम यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे। नेसेसरी कंडीशन लगभग सभी मेथड में काम आ रही है। मैंने पहले आपको एक्सिलरी एक इक्वेशन बताया उसमें भी काम आ रही है, मैंने आपको होमोजेनियस मेथड बताया उसमें भी काम आ रही है, यहाँ पे जनरल मेथड बता रहा हूँ उसमें भी आपको नेसेसरी कंडीशन काम आ रही है। तो आपको नेसेसरी कंडीशन मोस्ट रूप से आपको याद होनी चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, p del q अपॉन del z माइनस del r अपॉन del y प्लस q del r अपॉन del x माइनस del p अपॉन del z प्लस r del p अपॉन del y माइनस del q अपॉन del x। ये क्या होती है, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। अब इस नेसेसरी कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है। जब हम इसको यहाँ पे वैल्यू रखेंगे p की जगह, यहाँ पे p है तो p की यहाँ पे p है, p की जगह 3x² रखो, फिर q का z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, q का z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर लिया। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, आपको क्या है एग्जाम में थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, वरना क्या है कि इस इक्वेशन को करते करते 4-5 पेज भर जाएगा, तो कुछ स्टेप आपको गायब भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया, p की जगह 3x² यहाँ पे मान रखो, तो चलो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3x² रखा। q का z के सापेक्ष, q का z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस r का y के सापेक्ष, r का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 3y² आ जाएगा। तो 3y², तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3y² हो जाएगा, और प्लस का प्लस और q की वैल्यू 3y² और r का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, r का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा -3x², ये हो जाएगा माइनस p का z के सापेक्ष, p का z के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0। अब r की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ पे r की वैल्यू रखो -x³ प्लस y³ प्लस e⁻2z, ये r की वैल्यू रख ली। और अब हमें क्या करना है, p का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, p का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
माइनस का माइनस, क्यू का एक्स के सापेक्ष, क्यू का एक्स के सापेक्ष भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरी कंडीशन तो जीरो हो गई। आप ये देख रहे हो, ये पूरी कंडीशन तो क्या हो गई, जीरो, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करने पर वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे जीरो माइनस जीरो तो जीरो हो जाएगा। मैं जीरो का गुणा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z से करूँगा तो ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये कंडीशन जीरो हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, 3 तिया 9 माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमारे पास लास्ट में क्या बचा, लास्ट में हमारे पास बचा कि 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये बचा, और यहाँ पे माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये बचा। तो ये क्या, ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, इक्वल में जीरो मिल जाएगा। तो हमें कितनी नेसेसरी कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि इक्वल में जीरो आ गया। तो इक्वल में जीरो आ गया तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे सोल्व किया। तो ये 3 तिया 9 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ तक तो हम क्या है, सभी होमोजीनियस मेथड में भी यहाँ तक कर रहे थे, एक्सिलरी मेथड में भी हम यहाँ तक कर रहे थे, और जनरल मेथड में भी यहाँ तक करना है। अब जो भी आप मेथड लगा रहे हो वो मेथड तो आप काम आएगा। यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, जनरल मेथड लगा रहे हैं। और जनरल मेथड क्या होता है, जेड को हमें कांस्टेंट मानना है। जनरल मेथड कौन सा है, यहाँ पे जेड को कांस्टेंट, ये रहा जनरल मेथड। जनरल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जेड को कांस्टेंट मान रहे हैं और इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो अब यहाँ पे जनरल मेथड लगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। 2 मिनट, ये हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम यहाँ पे z को नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इक्वल में जीरो आ गए। अब z इक्वल टू हम कॉन्स्टेंट मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो z का डिफरेंशिएशन dz और इक्वल में जीरो। अब हम इस कंडीशन को z इक्वल टू जीरो और dz इक्वल टू जीरो, जब हम इसको जो हमने कंडीशन मानी है उस कंडीशन हमें जो कंडीशन दे रखी है उसमें ये वैल्यू हम पुट करेंगे, z का मान जीरो और dz का मान जीरो। तो जो गिवन कंडीशन है, जो हमें कंडीशन दे रखी है, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें z इक्वल टू जीरो और dz इक्वल टू जीरो हम पुट करेंगे। तो हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, हमें ये इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन दे रखी है, 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z dz, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे dz हमें जीरो करना है, तो ये जीरो करूँगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy, ये हमारे पास बचेगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने dz की वैल्यू को तो हमने क्या कर लिया, जीरो बना लिया। dz की वैल्यू को हमने क्या बना लिया, जीरो बना लिया। dz की वैल्यू को जीरो बना दिया तो हमारे पास क्या बचा, 3x स्क्वायर dx बचा प्लस 3y स्क्वायर dy बचा और इक्वल में जीरो बचा। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलो इसका इंटीग्रेशन करो। यह 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा, x की पावर 3 बचा। तो यहाँ पे x की पावर 3 लिख लिया, प्लस का प्लस एज इट इज लिख लिया। 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया। x की पावर n, y की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 3 हो जाएगा। नीचे 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे y की पावर 3 बचेगा। तो यहाँ पे मैंने y की पावर 3 लिख लिया, इक्वल में कांस्टेंट c। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं करना था। 3 को 3 एज इट इज, यहाँ पे डिफरेंस एक इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx ये लिखना था, प्लस यहाँ पे 3 को कांस्टेंट वाई स्क्वायर dy। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 और x की पावर 3 हो जाएगा और अपॉन 3, प्लस यहाँ पे 3 का 3 और y की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ पे एक्स क्यूब बचा, प्लस का प्लस और वाई क्यूब, तो यहाँ पे यही लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें प्राप्त हुआ है उसको हम एफ जेड के बराबर मान लेंगे।
जो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें प्राप्त हुआ है उसे हम ये कांस्टेंट वैल्यू को तो हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमने कर लेट किया कि एफ जेड को लेट किया, यहाँ पे मैंने एफ जेड के बराबर मान लिया। अब इसको क्या करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा तो 3x² dx, ये डिफ्रेंशिएशन। एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे 2 बचा और 3 आगे आ गया और dx का dx। वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 3y², 3 आगे आ जाएगा 3y² dy हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का एफ जेड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एफ जेड हो जाएगा। तो माइनस का एफ जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश जेड हो जाएगा, एफ जेड का एफ डैश जेड हो गया और डी जेड का क्या हो गया डी जेड हो गया, इक्वल में 0। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई 3x² dx प्लस 3y² dy माइनस एफ डैश जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी है और जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई है उसको हम कंपेयर करवाएंगे। तो बाय कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 1 and 4, ये हमें चौथी इक्वेशन प्राप्त हुई और जो हमें गिवन कंडीशन दे रखी है उसका हम कंपेयर करवाएंगे। 3x² dx यहाँ पे भी है और 3x² dx यहाँ पे भी है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3y² dx यहाँ पे भी है, ये 3y² dx यहाँ पे भी है और 3y² dx यहाँ पे भी है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे एफ डैश जेड डी जेड है और यहाँ पे क्या है कि माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z है। तो एफ डैश जेड की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं एफ डैश जेड की जगह एफ डैश जेड के इक्वल ये ले लूँगा। तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या लिखूँगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z, ये मैं लिखूँगा। तो चलो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि एफ डैश जेड इक्वल टू क्या लिखा, एफ डैश जेड इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये किसके बराबर माना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मैंने एफ जेड के बराबर माना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या था एफ जेड। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे भी है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ एफ जेड में लिख सकता हूँ। तो इस पूरे की जगह मैंने एफ जेड लिख लिया और ई की पावर 2z को एज इट इज मैंने लिख लिया। अब एफ जेड है ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया एफ डैश जेड, तो एज इट इज ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल में ई की पावर 2z। अब हम जानते हैं dy/dx माइनस वाई इक्वल टू क्यू, तो ये तो क्या एक लिनियर इक्वेशन होती है। ये हम क्या ये बीएससी में हमने पढ़ रखा है कि अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बीएससी का पोर्शन आ जाता है। तो अब बीएससी वाला तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा नहीं, यहाँ पे ओनली फॉर हम एमएससी वाला पढ़ेंगे। तो ये क्या एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये dy/dx माइनस वाई इक्वल टू क्यू या माइनस पी इक्वल टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये हमने बीएससी की क्लास में पढ़ रखा है। बीएससी की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि dy/dx ये डिफ्रेंशिएशन है। एफ डैश जेड का मतलब क्या होता है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, प्लस पी वाई ये ऐसा कुछ था और क्यू एक्स ना पी एक्स और क्यू वाई, ये हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये हमने बीएससी की क्लास में पढ़ रखा है। तो ये क्या एक तरह की लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम लीनियर इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई, तब हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो गई तो हम ये करेंगे कि इसको आई एफ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हम निकालेंगे। हमें जो लीनियर इक्वेशन तो मिल गए, लीनियर इक्वेशन मिल गई तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के क्या सूत्र होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का सूत्र होता है आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन में पी की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे क्या लिख लिया इंटीग्रेशन में डी जेड लिख लिया। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, डी जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस एज इट इज आ जाएगा और डी जेड का जेड आ जाएगा। और यहाँ पे जेड लिखा है तो हम क्या बीएससी में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे यू का गुणा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसी आपको कंडीशन दे रखी है वैसी आपको इक्वेशन को बनाना पड़ता है।
तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है उसको ऐसी इक्वेशन में के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ पे हमने बीएससी में क्या पढ़ा था, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हमने यू लिखा था, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे आर की वैल्यू कौन सी, ये आर की वैल्यू, यहाँ पे आर लिख लेना, ये पी, यहाँ पे क्यू, ये आर। ये इस तरह से मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा है, अगर मुझे मैं कंफर्म करके मैं आपको कल तक मैं इसको बता दूंगा। लेकिन ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, जेड की वैल्यू क्या है, डी जेड। तो यहाँ पे डी जेड, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, माइनस का माइनस एज इट इज, और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होता है, तो ये जेड लिख लिया। अब जेड की वैल्यू रखेंगे, जेड की वैल्यू क्या है, एफ जेड है, तो एफ जेड लिख लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कौन सी है, ये रही, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखेंगे ई की पावर माइनस जेड, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस जेड लिख लिया, इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई की पावर माइनस जेड, तो ई की पावर माइनस जेड लिख लिया। अब यहाँ पे आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू ये रही, तो ये आर की वैल्यू ई की पावर 2z, तो यहाँ पे ई की पावर 2z लिख लिया, और डी जेड का डी जेड एज इट इज लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर ली। अब इसको क्या करोगे, ये इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे ई की पावर माइनस जेड है, और यहाँ पे ई की पावर प्लस का 2z है, तो अब इसको जोड़ोगे, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 2z है और यहाँ पे माइनस जेड है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड हो जाएगा, तो यहाँ पे ई की पावर जेड हो गया, और प्लस का प्लस और सी कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे एज इट इज मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का जेड है और यहाँ पे प्लस का जेड है, जब मैं इसको भाग में ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस जेड हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ई की पावर प्लस जेड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 2z हो गया। तो यहाँ पे ई की पावर 2z, क्योंकि ये माइनस का है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई की पावर जेड यहाँ पे, और ई की पावर माइनस जेड यहाँ पे, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड और ई की पावर माइनस जेड, घात आधार समान है तो घातें जुड़ जाते हैं, तो ई की ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, ई की पावर 2z हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने ई की पावर 2z लिख लिया, तो एफ जेड इक्वल टू क्या आ गया, ई की पावर 2z प्लस सी ई की पावर 2z। कॉन्स्टेंट को आप कुछ भी ले सकते हो। अब एफ जेड के बराबर मैंने क्या माना था, एफ जेड के बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमने क्या देखा था, एफ जेड इक्वल टू क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मैंने पहले मान रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एफ जेड के बराबर रखा था, तो यहाँ पे एफ जेड की जगह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख लो, और ई की पावर 2z का ई की पावर 2z एज इट इज, प्लस सी ई की पावर जेड, तो और यहाँ तक ही हमें सोल्व करना था, और ये हमें आंसर मिल गया। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने जनरल मेथड को देखा, तो हमने सब कुछ लगभग आपको इक्वेशन के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है कि आपको किसी भी प्रकार की इक्वेशन दे रखी हो तो आप किस प्रकार से उसको सॉल्व करोगे। लगभग मैंने 4-5 मेथड से आपको समझा लिया। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।